गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नमस्कार। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारी रिवीजन क्लास के अंतर्गत नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह का फर्स्ट वीडियो लर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत हमने कौन कौन से नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह हैं, उनके क्या फॉर्मूले हैं, इसी के साथ साथ एमीन हमने प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का अध्ययन अभी तक हमने किया है और उसका नामकरण एवं उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में हमने अध्ययन किया। आज दोस्तों हम एमीन के आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात एमीनों में समायवता। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एमीनों में समायवता। जो हमारे एमीन हैं, जिसमें हमारे प्राथमिक एमीन भी होती है, द्वितीयक एमीन भी होती है और तृतीयक एमीन भी होती है, तो वे एमीन सामान्यतः 4 प्रकार की समायवता प्रदर्शित करते हैं। अब वो 4 समायवताएं कौन कौन सी होंगी, 4 प्रकार की समायवताएं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रृंखला समायवता की। पहली जो समायवता होगी वो कौन सी समायवता हम पढ़ने वाले हैं, श्रृंखला समायवता। जैसा कि दोस्तों श्रृंखला समायवता, चेन आइसोमेरिज्म, ये क्या होते हैं कि कोई भी हमारा कंपाउंड है, जब उस कंपाउंड में जो कार्बन की श्रृंखला है वो कार्बन की श्रृंखला अशाखित और शाखित रूप में प्राप्त होती हैं, जबकि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, अणु सूत्र, वो सेम होता है, तो उस प्रकार की समायवता को हम कौन सी समायवता कहते हैं, श्रृंखला समायवता। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जैसे हमारे पास C4H9NH2, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है एमीन का, जिसमें 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन की कार्बन की चेन है और उस पर NH2 समूह जुड़ा हुआ है। तो देखिए, एक तो हम इस 4 कार्बन की जो श्रृंखला है उसको अशाखित रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि CH3, CH2, CH2 और CH2। अब यहाँ पर 4 कार्बन हो जाते हैं हमारे, और 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 9 हाइड्रोजन कंप्लीट। और जो इस कार्बन की शेष वैलेंसी है, इस पर हम एमीन समूह जोड़ दें, हमारा प्राथमिक NH2 समूह। अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ये 4 कार्बन को यदि हम इस प्रकार लिख दें, CH, एक कार्बन की हमने यहाँ पर ब्रांच निकाल दी, शाखा निकाल दी, और फिर CH2, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे पास 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारे पास जुड़ गया NH2 समूह। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी समायवता प्रदर्शित कर रहा है, श्रृंखला समायवता प्रदर्शित कर रहा है। यदि हम नाम की बात करें तो नाम, क्योंकि इसमें कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन की एक एल्केन है और 4 कार्बन की एल्केन को हम ब्यूटेन कहेंगे और 1 एमीन। जबकि इस कंपाउंड की यदि हम बात करें तो इसमें हम इस कार्बन की चेन को लेकर के जब हम इसका अंकन करते हैं एमीन समूह की ओर से, तो दूसरे कार्बन पर एक मैथिल समूह हमारा प्रतिस्थापी के रूप में होता है, तो हम इसको लिखते हैं 2
मेथिल, 3 कार्बन की हमारे पास चेन होती है, प्रोपेन और 1 एमीन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि दोनों के अणुसूत्र की हम बात करें तो दोनों में ही 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है और एक NH2 समूह है। लेकिन चूंकि दोनों के नाम यदि हम देखें तो एक का नाम आ रहा है ब्यूटेन 1 एमीन और सेकंड वाले का नाम आ रहा है 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। तो यहाँ पर कार्बन की जो चेन है उसमें अंतर है, एक अशाखित है और दूसरी है हमारी शाखित श्रृंखला। इसलिए ऐसी समयता को हम कहेंगे श्रृंखला समयता। सेकंड प्रकार की यदि हम समयता की बात करें तो नंबर 2 पर दूसरी जो हम समयता पढ़ने वाले हैं एमिनो में, वो पढ़ेंगे स्थिति समयता। सेकंड कौन सी समयता ये प्रदर्शित करते हैं, तो ये स्थिति समयता भी प्रदर्शित करते हैं। कौन सी समयता हो जाएगी? स्थिति समयता। स्थिति समयता अर्थात हम पोजीशन आइसोमेरिज्म इसको बोल सकते हैं। मतलब इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा क्रियात्मक समूह, वो अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लेगा, अपने स्थान को परिवर्तन कर लेगा, लेकिन अणुसूत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वही एग्जाम्पल हम दोबारा यदि ले लेते हैं C4H9NH2, तो इसमें हमने देखा था ये श्रृंखला समयता प्रदर्शित कर रहा है। अब यदि हम इसकी चेन को अपरिवर्तित रखें, मतलब कार्बन की जो चेन है वो आपकी अशाखित है और इसमें NH2 समूह ये आपके 1 कार्बन पर ये NH2 समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब यदि हम यहाँ से इस NH2 समूह की पोजीशन को चेंज करते हैं और इस NH2 समूह को फर्स्ट कार्बन से हटा करके हम सेकंड कार्बन पर इसकी पोजीशन को लगा दें, यहाँ पर अब हम NH2 समूह लगा देते हैं और ये CH3, तो ऐसी स्थिति में भी ये अशाखित तो है, लेकिन यहाँ पर NH2 समूह की स्थिति पोजीशन है जो चेंज हो गई, इसलिए इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म अर्थात स्थिति समयता हम कहेंगे। जब नाम की बात करेंगे तो इसका नाम, चूंकि 4 कार्बन की चेन हो गई, 4 कार्बन की एल्केन को हम ब्यूटेन और 1 पर हमारा एमीन ग्रुप है तो ब्यूटेन 1 एमीन होगा। लेकिन जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम आएगा ब्यूटेन 2 एमीन, क्योंकि ये हमारी चेन है और जब अंकन करेंगे तो 1 2 और 3 4 यहाँ 2 पोजीशन पर एमीन क्रियात्मक समूह आ रहा है। अतः एमीन समूह की पोजीशन यहाँ पर बदल रही है, अतः हम कह सकते हैं कि ये कौन सी समयता है, हमारी स्थिति समयता। इसके बाद नंबर 3 पर एमीन कौन सी समयता प्रदर्शित करेंगे, तो तीसरे प्रकार की जो अब हम समयता पढ़ने वाले हैं वो है हमारी क्रियात्मक समयता। क्रियात्मक समयता, क्रियात्मक समयता जिसे हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। फंक्शनल का मतलब होता है हमारा क्रियात्मक, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है समयता, तो इसे हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसी समयता में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है हमारा अणुसूत्र वो तो समान होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारा क्रियात्मक समूह है वो परिवर्तित हो जाता है। और एमीन की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों आपको पढ़ाया था कि एमीन में एक तो आपका फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है जिसे प्राथमिक एमीन कहते हैं, और एक होता है NH जिसे द्वितीयक, और एक होता है N जिसे हम तृतीयक एमीन के नाम से जानते हैं। अब इस प्रकार की समयता कैसे प्रदर्शित की जाएगी, तो जैसे मैं यहाँ पर अणुसूत्र ले लेता हूँ C3H9N, XYZ आप कोई सा भी यहाँ पर ले सकते हो, चाहे हम वही फॉर्मूला यहाँ पर भी ले सकते हैं C4H9NH2 या C3H9N, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 3 कार्बन है, CH3, CH2 और CH2, और यहाँ पर हमने लगा दिया NH2।
तो देखिए 3 कार्बन हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन हो गई, एक नाइट्रोजन हो गया। इसी को यदि मैं इस प्रकार लिख दूं CH3 CH2 NH CH3, तब भी हमारे पास 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन होगी। और इसी को यदि मैं इस प्रकार लिख दूं कि यहाँ पर N CH3 CH3 और CH3, तो दोस्तों इसमें जो परिवर्तन हो रहा है यदि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये NH2 समूह आ रहा है, यहाँ पर NH समूह आ रहा है और यहाँ पर N समूह आ रहा है, अर्थात एक प्राथमिक रूप है, एक द्वितीयक है और एक तृतीयक है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में कन्वर्ट हो गए, इसलिए ये हमारे कौन से समवायता कहलाएगी, क्रियात्मक समवायता। और यदि मैं यहाँ पर नाम की बात कर देता हूँ तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 एमीन, जबकि इसका नाम हो जाएगा एन मेथिल एथेन एमीन। पिछली वीडियो में मैंने इनके नामकरण आपको बताए थे और इसका नाम हो जाएगा एन एन डाई मेथिल मेथेन एमीन। तो इस प्रकार ये क्रियात्मक समवायता इनके द्वारा ये प्रदर्शित की जाती है। इसके बाद यदि हम फोर्थ नंबर की यदि इसमें समवायता की बात करते हैं तो चौथी जो समवायता एमीन हमारे प्रदर्शित करते हैं वो है मध्यावयवता। कौन सी है? मध्यावयवता। एमीनों में ये चौथे प्रकार की समवायता भी पाई जाती है, मेटामेरिज्म जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में इसको मेटामेरिज्म बोला जाता है। मध्यावयवता, मध्यावयवता मतलब ऐसे अपन ये कह सकते हैं कौन से कंपाउंड इस प्रकार की समवायता को प्रदर्शित करेंगे, तो आप समझना जिसमें मध्य में कोई क्रियात्मक समूह हो और उनके दोनों ओर एल्किल समूह हम जोड़ सके। जैसे देखिए आपका ईथर जो होता है वो भी इस प्रकार की समवायता को प्रदर्शित करता है। जैसे आपका कीटोन समूह जो होता है वो भी इस प्रकार की समवायता का प्रदर्शित करता है। और यदि मैं बात करूं एमीन की तो द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन इस प्रकार की समवायता को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनके दोनों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के हम एल्किल समूह लगा सकते हैं और इन एल्किल समूहों के भिन्न भिन्न होने के आधार पर ही ये समवायता प्रदर्शित की जाती है, जिसे हम कहते हैं मध्यावयवता। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं 4 कार्बन ले लिए हमने और हाइड्रोजन ले लेते हैं हम 11 और N C4H11N। अब यदि हम यहाँ पर देखें कि देखिए आपने पहले लिखा CH3 CH2 NH और CH2 CH3, तो देखिए इसमें 4 कार्बन हो गए, 5 5 10 रहे, 11 हाइड्रोजन हो गई, एक नाइट्रोजन हो गई, द्वितीयक एमीन का रूप हो गया। इसी को हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं कि CH3 CH2 CH2 NH और CH3, ये इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। और ये इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि CH3H CH3 NH CH3। तो देखिए यहाँ पर क्या देखने वाली बात है कि यहाँ पर यदि हम देखें तो ये यहाँ पर द्वितीयक एमीन में जो क्रियात्मक समूह है NH, उसमें दोनों ओर एथिल समूह जुड़े हुए हैं इस रूप में, जबकि इसमें एन प्रोपिल जुड़ा हुआ है और इधर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। और इसमें यदि हम देखें तो ये आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है और ये मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी क्रियात्मक समूह से जुड़े दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न प्रकार के हो और उनका अणुसूत्र समान हो तो हम कह सकते हैं वो कौन सी समवायता होगी, मध्यावयवता होगी। तो इस प्रकार एमिनो में ये निम्न 4 प्रकार की समवायता हमारी पाई जाती है।
यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये आपकी लगातार इस प्रकार की क्लासेज आपके इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी और आपको आने वाली बोर्ड एग्जाम में इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो हमने अभी तक पढ़ा एमिनो में समावयवता। समावयवता हमने कितने प्रकार की पढ़ी है? 4 प्रकार की। पहली कौन सी पढ़ी है? श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में क्या होता है? चेन में परिवर्तन होता है, एक अशाखित चेन होती है और एक शाखित चेन हो जाती है। जबकि दूसरी समावयवता हमने देखी स्थिति समावयवता। इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे यहाँ एमीन क्रियात्मक समूह है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। और तीसरी क्रियात्मक समावयवता, इस प्रकार की समावयवता में क्रियात्मक समूह अपने दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। और चौथी हमने पढ़ी थी मध्यावयवता, जिसमें आपको मैंने बताया केवल वही क्रियात्मक समूह इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह मध्य में आता है, दोनों ओर एल्किल समूह होते हैं, और एल्किल समूह भिन्न भिन्न होने पर इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित की जाती है। तो ये थी हमारे एमीनों में समावयवता की बात। अब दोस्तों इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एमीन बनाने की विधि। तो महत्वपूर्ण टॉपिक अब हमारे यहाँ से भी स्टार्ट होते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे एमीन बनाने की विधि में। एमीन बनाने की विधि मतलब हम किस प्रकार से एमीन का निर्माण कर सकते हैं, वो प्राथमिक एमीन हो या द्वितीयक एमीन हो या तृतीयक एमीन हो, तो उसकी कौन कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम एमीनों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो विधि पढ़ने वाले हैं उसमें नंबर 1 पहली विधि हम पढ़ेंगे अमोनी अपघटन। अमोनी अपघटन बहुत ही अच्छी विधि है, इम्पोर्टेंट विधि है जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, और इसे इस नाम से भी पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं हाफमान विधि। अमोनी अपघटन को ही हाफमान विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो अच्छे से आपको इस विधि को याद कर लेना है। वैसे कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको सभी अभिक्रियाएं यहीं पर साथ के साथ याद करवाता चलूं। बहुत ही सरल भाषा में और आसान भाषा में हम एमीन बनाने की पहली विधि पढ़ने वाले हैं, अमोनी अपघटन हाफमान विधि। जैसा कि इस विधि को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे हाफमान। और अमोनी अपघटन इसको क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें अमोनिया की अभिक्रिया हम कराते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, कोई भी हमारे पास अमोनिया है, जैसा कि आप जानते हो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। NH3 को हम क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। और जब इस अमोनिया की अभिक्रिया हम किसी एल्किल हैलाइड के साथ करा देते हैं, एल्किल हैलाइड आपका कोई भी हो सकता है, RX से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब एल्किल हैलाइड के साथ इसको गर्म किया जाता है तो वहां हो जाता है अमोनी अपघटन, मतलब अमोनिया का अपघटन होता है। और ऐसी स्थिति में ये जो हैलोजन परमाणु है वो हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देता है, मतलब इस एल्किल समूह के द्वारा हाइड्रोजन का यहाँ पर प्रतिस्थापन हो जाता है। तो दोस्तों जब यहाँ से हाइड्रोजन समूह यहाँ से निकल जाएगा तो एल्किल समूह वहां पर जुड़ जाएगा, और ऐसी स्थिति में एल्किल और यहाँ अमोनिया से हमको क्या प्राप्त होगा? NH2 समूह। तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा RNH2, और इस प्रकार यहाँ से क्या निकल जाएगा? HX। सिंपल सी बात है कि अमोनिया को जब हम एल्किल हैलाइड के साथ गर्म कर रहे हैं, तो जब एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जा रहा है तो एल्किल समूह अमोनिया से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर रहा है, और वो क्या निकल गया? HX के रूप में वहां से निकल जाता है। और यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाता है? RNH2, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक एमीन, अर्थात 1 डिग्री एमीन की हमको प्राप्ति हो जाती है। अब दोस्तों यदि हम इस प्राथमिक एमीन जो हमको प्राप्त हुई और ये अभिक्रिया यदि हम एल्किल हैलाइड की अधिकता में करा दें,
अब अधिकता में कराने का मतलब हो गया दोस्तों कि यहाँ पर हम पुनः इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड के साथ करा रहे हैं। तो एल्किल समूह के द्वारा पुनः यहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा और पुनः क्या निकल जाएगा यहाँ से RH। इस प्रकार अब हमारे पास क्या प्राप्त होगा, RNH, यहाँ NH बचेगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका दूसरा एल्किल समूह। तो दो एल्किल समूह यहाँ पर जुड़े हुए हैं, NH समूह आ गया। तो हम कह सकते हैं हमको कौन सी एमीन की प्राप्ति हो गई, द्वितीयक एमीन की प्राप्ति हो गई। अब यदि हम पुनः इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दे, एल्किल हैलाइड के साथ करा दे, और दोबारा जब हम एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अभी नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन और है, वो भी यहाँ से निकल जाएगी और इस प्रकार अब हमको प्राप्त होगा RNR। तो ये आपकी कौन सी एमीन होती है, ये आपकी होती है तृतीयक एमीन। इस प्रकार हम प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखना दोस्तों कि यदि हम यहाँ पर पुनः इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करा दें। अब क्या कर रहे हैं हम, दोबारा हम एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो दोस्तों आपको मालूम है कि अब एल्किल हैलाइड, तो एल्किल समूह के द्वारा यहाँ से कोई प्रतिस्थापन तो होगा नहीं, लेकिन नाइट्रोजन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और वो उसका उपयोग करके ये इसको कन्वर्ट कर देगा R4N। इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और ये प्लस और हैलोजन हमारे किसके रूप में होगी, माइनस के रूप में, क्योंकि जब ये बॉन्ड का वियोजन होगा तो ये प्लस और ये माइनस के रूप में, तो यहाँ X माइनस। तो इस प्रकार अब हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, ये हमको प्राप्त हो गया टेट्रा, चार एल्किल समूह है इसलिए हम इसको लिखेंगे टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण। क्या कहेंगे हम इसको, टेट्रा अमोनियम लवण या हैलाइड बोल सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। चतुष्क अमोनियम लवण की हमको प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस प्रकार जब हम अमोनिया अपघटन कराते हैं तो अमोनिया का जो अंतिम उत्पाद होता है वो हमारा चतुष्क अमोनियम लवण के रूप में प्राप्त होता है। अब बात ये आती है कि एल्किल हैलाइड की हम अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्या क्रम होगा, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का यदि हम क्रम देखें तो दोस्तों आपको जैसा पता है एल्किल हैलाइड आपका आयोडाइड भी हो सकता है, एल्किल आपका ब्रोमाइड भी हो सकता है और एल्किल आपका क्लोराइड भी हो सकता है। तो दोस्तों यदि क्रियाशीलता की मतलब कौन सा एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता अधिक होगी, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता अधिक होगी। और क्यों अधिक होगी ये आप अच्छे तरीके से जान रहे हो कि आयोडीन बड़े आकार का है, बंध लंबाई ज्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ जब ज्यादा होती है तो वहां बॉन्ड एनर्जी कम होती है, अतः ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा और जल्दी टूटेगा तो अभिक्रिया भी जल्दी संपन्न हो जाएगी। तो ये थी इसकी क्रियाशीलता का क्रम। अब यदि मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूं कि अपन को मान लीजिए अमोनिया की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ कराइए या एथिल क्लोराइड के साथ कराइए, तो एथिल क्लोराइड आपका क्या हो जाएगा, C2H5Cl हो जाएगा। और सेम प्रोसेस यहाँ पर रहेगी, जब आप इसको गर्म करोगे तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और इस प्रकार C2H5 के पास कौन सा समूह रह जाएगा, NH2 अमोनिया में से। तो इस प्रकार प्राथमिक एमीन की प्राप्ति होगी और प्राथमिक एमीन हमारा कौन सा बन गया, यहाँ एथिल एमीन यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो एथिल एमीन यहाँ पर बनेगा और वो कौन सा होगा, हमारा 1 डिग्री होगा। और फिर इसकी अभिक्रिया पुनः हम एथिल क्लोराइड के साथ दोबारा करा दे, आधिक्य में जब हम कराएंगे तो पुनः यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा और इस प्रकार हमको यहाँ पर प्राप्त होगा C2H5। अब देखिए एक एथिल समूह पहले से था, एक एथिल समूह ये आ जाएगा, तो ये डाई एथिल हो गया और ये जुड़ जाएगा आपके NH से, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जब निकल जाएगी तो क्या शेष रह जाएगा, NH। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ क्या प्राप्त होगा, हमको डाई एथिल एमीन प्राप्त होगी।
डाई एथिल एमीन, इसमें ये द्वितीयक क्रियात्मक समूह हो गया, तो ये द्वितीयक एमीन बन गई। और फिर आपसे ये कहा गया कि पुनः हमको एथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया इसकी करानी है, तो पुनः आपका क्या निकल जाएगा HCl, और ऐसी स्थिति में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा C2H5। दो एथिल पहले ही थे, एक एथिल समूह और आ गया, तो ये हो गए 3 एथिल समूह, और यहाँ पर N, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगी ट्राई एथिल एमीन, जो कि आपकी तृतीयक एमीन है। और जब इसकी अभिक्रिया पुनः हम एथिल क्लोराइड से के साथ कराते हैं, तो आपको जैसा कि मालूम है, लास्ट में अंतिम उत्पाद हमको चतुष्क अमोनियम लवण की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर चतुष्क अमोनियम लवण के रूप में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा C2H5। अब चूंकि 3 एथिल, तो ये रही, और एक एथिल यहाँ से आ गया, तो एथिल समूह होगा 4 N, और इस संकुल पर हो जाएगा प्लस, और आपके बाहर क्या बचेगा Cl माइनस। तो अपन बोल सकते हैं टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड चतुष्क अमोनियम लवण की प्राप्ति होती है। देखो दोस्तों, चतुष्क अमोनियम लवण क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये उसी प्रकार है जैसे आपका अमोनियम होता है, और अमोनियम पर NH4 प्लस होता है, तो यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 4 एल्किल समूह के द्वारा हो गया, तो ये हमारा टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड की यहाँ पर प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार दोस्तों, ये हमारे पहले एमीन बनाने की जो विधि है अमोनिया अपघटन या हाफमान विधि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि इसको मानी जाती है, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये अमोनिया अपघटन हाफमान जो विधि है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप इसको पुनः वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। और इसके बाद हम सेकंड विधि की बात करेंगे, जो कि यह विधि भी अपने आप में महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, और अक्सर एग्जाम के अंतर्गत ये आती है। बहुत अच्छी विधि है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। विधि का नाम है बेटा ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। दोस्तों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपके इस यूनिट के अंतर्गत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बहुत अच्छी अभिक्रिया है। अगर आप इसको अच्छे से समझते हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के बाद इस अभिक्रिया को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये आपको लाइफ टाइम भी याद रहने वाली है, और वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आपको अच्छे से इस अभिक्रिया को यहाँ पर समझना है। तो पढ़ते हैं हम ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण होता क्या है दरअसल। तो ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण जो होता है, उसमें इस विधि के अंतर्गत हम एक थैलिक अम्ल होता है, दो प्रकार के अम्ल होते हैं दोस्तों, एक तो होता है थैलिक अम्ल, और थैलिक अम्ल को आपको याद रखना है। थैलिक अम्ल का मतलब होता है जो आपकी बेंजीन रिंग होती है, उसकी 1,2 स्थिति पर जब COOH समूह उपस्थित हो, कार्बोक्सिलिक समूह, तो वो हमारा थैलिक अम्ल कहलाता है। दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, हम थैलिक अम्ल कहते हैं, लेकिन एक टरथैलिक अम्ल भी होता है। और टरथैलिक अम्ल का मतलब होता है कि जो आपकी 1,4 पोजीशन है, इसकी आमने सामने वाली पैरा स्थिति, उस पर COOH समूह उपस्थित होते हैं, तो वो हमारा टरथैलिक एसिड होता है। तो ये दो प्रकार के हमारे अम्ल होते हैं, एक थैलिक अम्ल होता है, एक टरथैलिक अम्ल होता है। तो ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण जो है, वो आपके कौन सा अम्ल देने वाला है, थैलिक अम्ल इस अभिक्रिया को देने वाला है। सबसे पहले आपको थैलिक अम्ल को लिखना है, जैसा कि दोस्तों आप आसानी से थैलिक अम्ल को यहाँ पर लिख सकते हो कि ये बेंजीन, और यहाँ पर मैं एक कार्बोक्सिलिक समूह लगा देता हूँ COOH, और इसके दूसरी पोजीशन पर भी एक और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह लगा देता हूँ COOH। तो दोस्तों, ये केस की संरचना हो गई हमारे पास, थैलिक अम्ल की संरचना हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें इसको गर्म कर देना है। और जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, जब आप इसको गर्म करोगे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी समूह हैं। ये हाइड्रोक्सी समूह यहाँ से जल के अणु का रिमूव कर देंगे। क्या निकाल देंगे यहाँ से, ये जल के अणु को निकाल देंगे।
अब आप देखिए कि जब यहाँ से हाइड्रो जल का अणु यहाँ से निकल गया तो एक का OH समूह निकला और एक का H। अब आपके पास जो शेष बच रहा है दोस्तों, उसको आपको इस तरीके से वापस लिख देना है। अब आप देखिए आपके पास क्या बचा है, इधर इधर बचा दोस्तों आपके पास C डबल बॉन्ड O और O, जबकि नीचे आपके पास क्या बचा, C डबल बॉन्ड O बचा। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ भी बंध बना लेगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, ये आपके पास थैलिक अम्ल था, ये क्या था, थैलिक अम्ल था, और इसमें ये एनहाइड्राइड समूह आ गया। तो अपन इसको कह सकते हैं कि हमको क्या प्राप्त हो गया, हमको प्राप्त हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। तो दोस्तों सबसे पहले थैलिक अम्ल किसमें कन्वर्ट हो गया, थैलिक एनहाइड्राइड में हमारा कन्वर्ट हो गया जब हमने इसको गर्म किया। अब इसके बाद दोस्तों यदि हम इस थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करा देते हैं, अमोनिया मतलब NH3 के साथ करा देते हैं, तो दोस्तों आपको मालूम है कि यहाँ से दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये यहाँ से निकल के वापस एक जल का अणु यहाँ से निकाल देगा। अब जल का अणु जब यहाँ से निकल जाएगा तो आपको शेष जो बच रहा है वो यहाँ पर लिखना है, और आपके पास शेष समूह क्या प्राप्त हुआ, तो आप आसानी से लिख सकते हो कि यहाँ हमको C डबल बॉन्ड O बच रहा है और यहाँ भी हमको C डबल बॉन्ड O बच रहा है, और जब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जल के रूप में निकल गई तो यहाँ बच रहा है NH, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, NH। तो दोस्तों थैलिक एनहाइड्राइड से की अभिक्रिया जब हमने अमोनिया की अभिक्रिया कराई, तो अमोनिया की अभिक्रिया कराने पर जल के अणु निकलने के पश्चात जो हमको कंपाउंड प्राप्त हुआ, इस कंपाउंड को ही बेटा हम कहते हैं थैलीमाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, थैलीमाइड। अब आपको ध्यान देना, आपने दो स्टेप अभी तक देख लिया। पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमने थैलिक अम्ल को गर्म किया था, थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त हुआ, थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई, थैलीमाइड प्राप्त हुआ। अब दोस्तों इस थैलीमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ मैं यहाँ पर करा देता हूँ। किसके साथ करा देता हूँ, KOH के साथ। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और KOH का ये OH और H मिलकर के पुनः यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, जल निकल जाएगा। और जब जल यहाँ से निकल जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या बचेगा, तो आप देखिए कि यहाँ पर ये रिंग बची, बेंजीन रिंग, यहाँ बचा C डबल बॉन्ड O और यहाँ बचा C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुकी है, तो इसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा बेटा, K जुड़ जाएगा। और K जब यहाँ पर जुड़ रहा है तो हम इसका नाम दे सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम इसमें प्रवेश कर गया, तो हम बोलेंगे पोटेशियम थैलीमाइड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है। अब ये थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड जो हमको प्राप्त हुआ, अब हमको कौन सी एमीन बनानी है, तो देखिए दोस्तों इससे हम केवल प्राथमिक एमीन का निर्माण कर सकते हैं। तो प्राथमिक एमीन जब हमको बनानी है तो हमको कोई ना कोई एल्किल हैलाइड वहां पर लेना पड़ेगा, जैसे RX। अब आपको यदि मान लीजिए मेथिल एमीन बनानी है तो CH3Cl ले लीजिए या CH3Br ले लीजिए। यदि आपको एथिल एमीन बनानी है, जितने कार्बन की आपको प्राथमिक एमीन बनानी है उतने कार्बन का एल्किल हैलाइड आप वहां पर ले सकते हो। अब जब आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराओगे तो दोस्तों यहाँ से ये हैलोजन और यहाँ से ये पोटेशियम क्या निकल जाएगा, KX यहाँ से निकल जाएगा। और KX जब यहाँ से निकल जाएगा तो आपके पास शेष क्या बचेगा, तो शेष बचेगा आपके पास ये थैलीमाइड बचेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या बच रहा है N, और इस N से ये एल्किल समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब ये आपका एन एल्किल थैलीमाइड कहलाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एन एल्किल थैलीमाइड। इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एन एल्किल थैलीमाइड हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब जो एन एल्किल थैलीमाइड हमको ये प्राप्त हुआ, इसका हम
क्या करा देंगे दोस्तों, जल अपघटन करा देंगे। और जब हम जल अपघटन कराएंगे तो इसका मतलब हमको अभिक्रिया किसके साथ करानी पड़ेगी, जल के साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी। 2 मोल जल के लेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से और यहाँ से टूट जाएगा। तो क्या बचेगा, RN, और ये 2 हाइड्रोजन मिलकर के आपको क्या दे देगी, RnH2। इस प्रकार हमको प्राथमिक एमीन की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस विधि से हम प्राथमिक एमीन प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके पास शेष जो ये समूह बचा है, इस पर दोनों OH समूह जुड़ जाएंगे तो पुनः आपको इसकी प्राप्ति हो जाएगी, थैलिक अम्ल की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में आपने क्या देखा कि थैलिक अम्ल से अभिक्रिया प्रारंभ हुई, प्राथमिक एमीन बनने के पश्चात थैलिक अम्ल हमें पुनः प्राप्त हो गया। एक बार दोस्तों इसको अभिक्रिया को वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको पुनः अगर थोड़ी सी कहीं समझ में नहीं आई हो तो पुनः समझने का प्रयास करें। ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण एक ऐसी अभिक्रिया जिससे हम प्राथमिक एमीन का संश्लेषण करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो हम इस विधि से क्या बनाते हैं, प्राथमिक एमीन का निर्माण करते हैं। प्राथमिक एमीन बनाने की एक विधि है। 2 प्रकार के एसिड होते हैं हमारे, एक थैलिक अम्ल होता है और एक टरथैलिक अम्ल होता है। तो ग्रेविल थैलेमाइड कौन देता है, थैलिक अम्ल। अब कौन कौन से स्टेप होंगे, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप देखिए, पहला स्टेप हो गया थैलिक अम्ल को हमने गर्म किया, जल निकल जाने से वो थैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो गया। सेकंड स्टेप में जब हमने थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई तो हमको थैलेमाइड प्राप्त हुआ, जल का अणु निकल गया। फिर तीसरे स्टेप में हमने थैलीमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराई तो KOH के साथ कराने पर पोटेशियम थैलीमाइड की प्राप्ति हुई, जल का अणु निकल गया। और चौथे स्टेप में हमने पोटेशियम थैलीमाइड जो था उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराई तो एन एल्किल थैलेमाइड प्राप्त हुआ। और पांचवें स्टेप में नंबर 5th स्टेप में जाकर के पुनः थैलिक अम्ल हमको प्राप्त हो गया और प्राथमिक एमीन का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारे आज हमने पढ़ा एमीन कौन कौन सी समायताएं प्रदर्शित करते हैं। तो हमने 4 प्रकार की समायताएं पढ़ी थी, पहली श्रृंखला समायता, दूसरी स्थिति समायता, तीसरी क्रियात्मक समायता और चौथी पढ़ी हमने मध्यावयवता। इसके बाद हमने एमीन बनाने की 2 विधियों का आज अध्ययन किया। दोनों विधि इंपॉर्टेंट है, एक अमोनिया अपघटन हाफमान विधि और दूसरी दोस्तों हमने पढ़ी है ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो लाइक कमेंट करना न भूलें और वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर करना न भूलें। थैंक यू।